नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th भूगोल चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो उस चैप्टर के जो हम नोट्स करेंगे। हमने इसके एमसीक्यू ऑलरेडी डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो है फर्स्ट टर्म के इन माध्यम से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हिंदी में। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आप उसके माध्यम से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए अभी इसके नोट्स देखते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है जो हमारे पेपर की दृष्टि जिसको हमें समझना है। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जो है इस अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको जो है इस चैप्टर में फिर बिल्कुल नहीं होगा दिक्कत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? संसाधन एवं विकास। ये चैप्टर का नाम है। क्या है नाम? संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि संसाधन क्या है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें डेफिनेशन क्या है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु। हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण यानी आसपास, तो हमारे आसपास उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। कि हमारे आसपास प्रत्येक वस्तु जो उपलब्ध है, जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, देखिए इसमें कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिसको आपको समझने में बहुत ही दिक्कत होगा, तो आपको घबराना नहीं है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी इसी प्रकार के शब्द है जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती होगी। देखिए औद्योगिकी क्या है? औद्योगिकी से औद्योगिकीकरण निकला है। औद्योगिकीकरण क्या है? औद्योगिकी क्या है कि आज का समय, यानी जब हम मॉडर्न समय की बात करते हैं, जिस तरह से हम पुराने समय में जिस तरह से हम कार्य करते थे, लेकिन आज जो है आधुनिकीकरण हो चुका है हर एक सामान का। तो ये है औद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्निक। प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी। इसको मशीनें जो होती है उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो औद्योगिकीकरण के लिए जो है प्रौद्योगिकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मशीन नहीं आती तो औद्योगिकीकरण कैसे आता? तो प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस सामान को बनाने के लिए जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी अगर हम पैसों की दृष्टि से देखें तो हम उसको बना सके और सांस्कृतिक रूप से मान हो। और अगर हम अपने सांस्कृतिक रूप से देखें यानी लोग जो है उसको अपना सके, तो उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें संसाधन है। हमारी उपयोग में जो मेरे उपयोग में आ रहा है वो सभी चीज़ें मेरे लिए संसाधन। देखिए हर एक व्यक्ति के लिए संसाधन के अलग अलग मायने हो सकते हैं। हो सकता है जो मेरे लिए संसाधन है वो आपके लिए संसाधन ना हो, जो मेरी काम की चीज़ है वो आपकी काम की चीज़ ना हो। तो ये क्या है? संसाधन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इतना बस याद रखिए कि आपके आपके काम में कोई भी वस्तु आ रही है वो संसाधन है। एक छोटी से छोटी सुई से लेकर एक बड़ी गाड़ी तक वो सारी संसाधन है। आप अगर एक पत्ता लेते हो उसका कुछ करने के लिए तो वो पत्ता जो है आपका संसाधन हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है। अब इन संसाधनों के प्रकार, हमने जब संसाधन के बारे में भी पढ़ा तो आपने देखा कि एक पत्ता भी संसाधन है, एक गाड़ी भी संसाधन है, एक जानवर भी संसाधन है, क्योंकि हम उसका उपयोग करते हैं, हम उसको अपने काम में लेते हैं। तो ये भी एक संसाधन है। तो अभी हमने देखा कि ये तीन तरह का, अभी तो हम इसी में कंफ्यूज हो गए कि यार एक पत्ता इतना छोटा है, गाड़ी इतना बड़ा है, जानवर एक जो है जीव है। तो ये किस तरह का संसाधन है? यही समस्या आई तो क्या किया कि वैज्ञानिकों ने जो है वो संसाधनों को जो है तीन प्रकार में, चार प्रकार में बांट दिया। संसाधनों को कितने प्रकार में बांट दिया? चार प्रकार में। उनके जो है आधार, उनके विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांट दिया गया, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो देखते हैं कि चार कौन कौन से प्रकार में बांटा है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी जो है उत्पत्ति जैव है अजैव है। हमने बचपन से पढ़ा है कि दो तरह के होते हैं पूरे संसार में। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है जैव, एक होती है अजैव। यानी एक होती है सजीव, दूसरा होती है निर्जीव। तो सजीव को कहते हैं जैव, निर्जीव को कहते हैं अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को जो है वो दो भागों में बांटा गया, जी जैव और अजैव। जैव क्या है? जैसे हमने कहा कि जब हम किसी जानवर का उपयोग करते हैं तो जानवर क्या है? एक सजीव है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जैव। वहीं बात अगर करें हम कि हम एक चूना पत्थर, यानी हम पेंटिंग करने के लिए, हम पेंट करने के लिए जो है चूने का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या? एक पत्थर है, तो वो अजैब है। हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए, वो अजैब है। हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं, हम जिस टेबल पे बैठते हैं, हम जिस कॉपी का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, तो वो क्या है? अजैब है। उसमें जो है जान नहीं है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी कि उस वो संसाधन खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है।
तो समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय योग क्या होता है कि हम उसका चाहे जितना उपयोग करें वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्या ये कभी खत्म होगा? क्या अगर हम सूर्य का प्रकाश का यूज कर लेंगे तो क्या सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं खत्म होगी। क्या वायु कभी खत्म होगी? नहीं होगा। जल खत्म होगी? नहीं होगा। ये क्या है? समाप्यता के आधार पर। वही है अनवीकरणीय संसाधन, जो कि खत्म हो जाए, जिसका कि हम अगर एक बार उपयोग कर ले तो वो खत्म हो जाए। जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, इनका क्या है कि इनका अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोल, पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है। हम उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करें तो क्या होगा, वो आने वाले समय में खत्म हो सकता है। तो ये क्या है? समाप्यता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या होता है? ऑनरशिप, यानी किसका है वो, उस पर किसका अधिकार है, उसके आधार पर। तो चार भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत क्या होता है कि ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे कि हम अगर बात करें किसी कार पर, किसी कोई अगर कार है तो उस पे उसको जिसने खरीदी है उस पे सिर्फ उसका अधिकार है। अगर हम आप चाहें तो उसकी मर्जी है तब वो ले जा सकता है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो हम उस कार पे जो है नहीं बैठ सकते। तो ये क्या है? व्यक्तिगत। मेरा घर है तो वो क्या है? वो व्यक्तिगत है, वो जो है मेरा है। मेरा घर है तो वो क्या है? सिर्फ मेरा है, तो उस पर किसका ऑनरशिप है? मेरा है। तो ये हो गया व्यक्तिगत। दूसरा है सामुदायिक। स्वामित्व के आधार पर जो है चार भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत हमने पढ़ लिया। सामुदायिक क्या है? ऐसे संसाधन जिसपे पूरे समाज का अधिकार हो। ऐसा संसाधन जिसपे क्या है कि पूरे समाज को अधिकार हो। जैसे कि हम अगर देखें तो ये पार्क हो गया, सड़क हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब पर जो है सड़क पे क्या हम अकेले चलते हैं? सड़क पे क्या हमें चलने के लिए किसी से पूछना पड़ता है? नहीं। पार्क जाने के लिए किसी से पूछना पड़ता है? नहीं। रेलवे स्टेशन पे बैठने के लिए कोई मना करते नहीं, क्योंकि वो सरकारी संसाधन, वो लोगों के लिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जो है वो एक सरकारी संसाधन है, वो लोगों के लिए है। तो ये क्या है? ये जो है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत नहीं, सामुदायिक है, सामुदायिक है। तीसरा है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय में क्या होता है कि जैसे हमारे देश के अंदर जो भी संसाधन है वो क्या है? राष्ट्रीय है। जैसे किसी राज्य में जो है वो कोयले का जो है खादान मिला, हीरे का खादान मिला, तो वो क्या है? वो राष्ट्रीय है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। वो सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन में आ जाती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है कि जो हमारा देश है उसकी जो सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा, तो उसके स्थलीय सीमा रेखा से सिर्फ 200 मील का जो एरिया होता है समुद्र का, वही सिर्फ उसी पर जो है उस देश का अधिकार होता है। जैसे अगर हम बात करें हम अपने भारत देश की, तो हमारा भारत देश जैसे गुजरात है तो गुजरात से जो है तटीय रेखा शुरू हो जाती है, यानी समुद्री रेखा। तो क्या है कि गुजरात से लेकर 200 मील तक जो समुद्री एरिया है वही उसी पर सिर्फ भारत का अधिकार है। अगर उसमें कुछ भी मिलता है तो उसमें भारत का उस पर अधिकार होगा, उसका उपयोग कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। लेकिन वही अगर 200 मील के से दूर मिले तो उस पर जो है किसी देश का अधिकार नहीं होता है। उस पर किसका अधिकार होता है? उस पर अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जो हमारा यूएन वगैरह है, इन सब का। तो इसका उपयोग कौन करता है? इसका उपयोग जो है, इसका जो संरक्षण है वो यूएन करते हैं। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। हमने अभी ऐसे तो समझा दिया, लेकिन इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जो है दो भागों में बांटा था, हमने पढ़ा था, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से में मिलते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि। यानी जो कि जैव मंडल, यानी जैव मंडल क्या है? जिसमें हम रह रहे हैं उसको हम जैव मंडल कहते हैं, जिसमें हम आप रहते हैं उसी को जैव मंडल कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जो हमें जैव मंडल में मिलते हैं। वैसे तो जैव मंडल में ही सारी संसाधन मिलती है, लेकिन इसका थोड़ा डेफिनेशन शायद गलत है। तो लेकिन इसमें इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि इसमें मनुष्य है, वनस्पति है, मछलियाँ हैं, प्राणी जात है, पशुधन है। तो इसमें से देखिए आप, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है सजीव है। ये सारी चीज़ें क्या है? सजीव है। तो ये क्या हो जाएगी? जैव संसाधन। वहीं दूसरी तरफ है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है कि वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं, जो कि निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं। मैंने क्या कहा था? अजैव संसाधन क्या होता है? निर्जीव होते हैं। जैसे देखिए मिट्टी, मिट्टी निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। हवा, हवा निर्जीव है। पानी, धातु, पत्थर आदि, ये सब।
अब देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। हमने दूसरा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। अब देखते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हमने पढ़ा था नवीकरणीय योग, अनवीकरणीय योग। नवीकरणीय योग क्या है? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकृत संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इसमें सौर ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा, पवन ऊर्जा समझ में आ गया, जल भी आ गया होगा। जीव जंतु में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें कहा क्या गया है, मान लीजिए जीव जंतु है, तो हम अगर जीव जंतु का हम शिकार करते हैं, तो वो एक तरफ से अपनी जो है प्रजनन को भी तो बढ़ाते हैं। हम एक तरफ से उनकी जो है उनका शिकार करते हैं, एक तरफ से उनकी जो है नई जनरेशन आती रहती है, उनकी जनसंख्या एक तरफ से बढ़ती भी रहती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसकी जो है जनसंख्या कम सकती है, किसी ऐसे जीव की जिसकी जनसंख्या पहले से ही कम हो। लेकिन जीव जंतु भी जो है नवीकरणीय, यानी एक तरह से उसकी पूर्ति होती रहती है। अभी तक जो है एक तरह से चक्र चलता रहता है। वायु है तो हम एक तरफ से वायु लेते हैं तो हम छोड़ते भी है। पवन है, जल है, जल भी क्या है कि जल एक तरफ से हम जल की सिंचाई करते हैं तो दूसरी तरफ से वर्षा भी होती है, तो एक तरफ से चक्रीकरण चलते रहता है। वही है नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वही होता है, कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन होता है, धातु और आदि। एक बार अगर हमने कोल का इस्तेमाल कर लिया तो क्या वो उसको जो है बनने में बहुत टाइम लगता है, तो वो क्या है, वो अनवीकरणीय है, वो हमें वापस प्राप्त नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया। अब है कि इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका नवीकरण करना असंभव है। देखिए इसका बताया भी गया है कि अनवीकरणीय योग संसाधन का, कि क्यों इनको अनवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसका नवीकरण करना असंभव होता है। इसमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, जैसे कि धातु। यानी धातु जो है उसको तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार, जैसे आप देखेंगे कि गाड़ी है, जो भी धातु की चीज़ें बनती है तो हम उसको, जब वो ख़राब हो जाती है, जब उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको कबाड़ियों में बेच देते हैं। अब वहाँ से क्या होता है कि वो जो है पुनः उसका चक्रीकरण होता है। चक्रीकरण से क्या होता है कि उसका जो है मात्रा कम जाती है, क्योंकि उसका एक तो हम देखते हैं धातु में जंग लगता है तो धातु खराब हो जाता है। तो जहाँ पहले वो 1 kg था, अब वहाँ क्या बचेगा, वहाँ सिर्फ उसका 50% यानी आधा kg ही बचेगा। लेकिन चक्रीकरण हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बर्बाद हुआ क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो इसीलिए हम इसको अनवीकरणीय में रखते हैं, चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर पहला था व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत क्या है, नाम से देखिए, आपको जो है हिंदी में अधिकतर जो है नाम से ही पता चल जाएगा उसका डेफिनेशन। व्यक्तिगत से आपको पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर अधिकार है। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी वही पर्सनल व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान का ज़मीन, जैसे किसी किसान का ज़मीन है तो वो भी पर्सनल उसका होता है, उस पर वो ना ही कोई और उसका उपयोग कर सकता है, ना ही सरकार उसका उपयोग कर सकती है। घर घर भी व्यक्तिगत होता है आदि। सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। उदाहरण के लिए चारागाह। चारागाह क्या होता है? चारागाह होता है, चारों जो है बहुत बड़ा एक मैदान होता है, उसमें जो है सभी जानवर चराने के लिए ले जाते हैं, तो वो क्या है, चारागाह हो गया। तालाब हो गया, पार्क हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया आदि। शमशान और कब्रिस्तान में भी सभी व्यक्तियों का होता है, तो ये भी जो है एक सामुदायिक संसाधन हो गया। अब है राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन। जो सरकारी जमीन है उसका स्वामित्व किसके पास है? राष्ट्र के पास। सड़क, नहर, रेल आदि, ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। वही है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर हमेशा उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है।
ये हमने देख लिया। अब है विकास के स्तर पर, जो हमारा सबसे लास्ट है, विकास के स्तर पर संसाधनों के प्रकार। पहला है संभावी संसाधन। किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। देखिए, एक तो क्या है कि एक तो संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन है अभी, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे संसाधन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये संभावी संसाधन हो जाता है। जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में देखें तो वहाँ जो है, एक गुजरात में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, क्योंकि वो जो है समुद्री इलाका है और एक है तटीय मैदान। तो वहाँ जो है हवा वायु बहुत तेज़ी से चलती है। तो हम अगर चाहें तो वहाँ पर एक उचित सेटअप करके जो है हम उससे बिजली बना सकते हैं और भी अन्य उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है क्या है, ये है संभावित संसाधन। संभव है कि इसका उपयोग होगा, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे हैं। नाम से देखिए पता चल रहा है, संभव है कि इसका उपयोग होगा पर अभी कर नहीं रहे हैं। ये हो गया संभावी। दूसरा है विकसित संसाधन। इसका भी नाम से पता चल रहा है बिल्कुल आपको, कुछ नहीं, विकसित यानी पूरी तरह से उसका वो विकसित हो चुका है। ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, वही जिसका पूरा सर्वेक्षण हो चुका है, पूरा विकसित वो हो चुका है, और जिसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, और जिसके उपयोग की जो है गुणवत्ता और मात्रा दोनों निर्धारित की जा चुकी है। तीसरा है भंडार। ऐसे कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं। भंडारी संसाधन क्या होते हैं, कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए, संभावी और भंडार में देखिए क्या अंतर है। संभावी में क्या था कि संसाधन हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसका सेटअप नहीं किया है, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो गुजरात और राजस्थान में जो वायु है, सौर ऊर्जा है, तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हमें पता है कि सौर ऊर्जा से जो है हम वहाँ पर जो है सोलर एनर्जी का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें है ना पता, तो इसमें तो पता है, लेकिन भंडारी में क्या होता है कि हमें टेक्नोलॉजी ही पता नहीं है, हमें पता ही नहीं कि इसका उपयोग कैसे करें। वही इसमें कहा गया कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध है तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन एक बहुत ही जो है, हम अभी जो है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की जगह जो है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अभी जो है कोल, पेट्रोल ये सब बहुत महंगा है, हम अगर चाहें तो हाइड्रोजन को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं। हालांकि बहुत जगह हो रही है, आपके मन में विचार आया होगा कि हो, लेकिन जितना उसका होना चाहिए ना, हम उसका बहुत ही बहुत कम कर रहे हैं। हमें अभी तो उसका मतलब हम अभी यूज ही नहीं कर रहे हैं। उसका जो जिस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं ना, उस तरह से नहीं कर रहे। अभी तो जो हम यूज कर रहे हैं ना, बहुत ही कम कर रहे हैं, यानी और बहुत ही छोटे कामों के लिए कर रहे हैं। या अगर हमें उसका पता होता हो, अगर टेक्नोलॉजी रहेगा अगर इस तरीके से, तो उसका उपयोग बहुत ही जो है ऊंचे स्पेस स्पेस लेवल तक हम उसका यूज कर सकते हैं। यानी स्पेस में जाने आने के लिए भी जो है हम हाइड्रोजन को एक उचित ईंधन के रूप में माना जा सकता है, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इसके बाद आता है सबसे लास्ट है संचित कोष। संचित कोष क्या है कि यह भंडार का हिस्सा होता है। यह भी जो है भंडार का हिस्सा होता है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये क्या है, देखिए ये तीन जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए डाला है। विकसित तो आप सिंपल से समझ जाएंगे कि इसका पूरी तरीके से सर्वेक्षण किया जा चुका है। संचित, सब नहीं, संभावी, भंडार और संचित कोष, ये तीन आपको कंफ्यूजन कर सकती है। तो पहले देख लेते हैं संचित कोष, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यह भंडार का हिस्सा होता है, इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर हो रहा है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारा था अ, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था संभावी। संभावी क्या है कि किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यानी अगर हम संभावी की बात करें, हमें पता है कि इसका उपयोग कैसे होता है, हम इसका, हमारे पास सेटअप भी है इसका, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
गुजरात में जो है हम चाहें तो जो है सौर ऊर्जा से जो है हम अपनी बिजली की पूरी खपत को हम अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं। हम बिजली का जो भी हमारा समस्या है उसको हम निपटा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये हो गया संभावी। भंडार में क्या है कि ऐसे संसाधन जो है, लेकिन हमारे पास उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है। भंडार में तो सिंपल आपको पता है कि वो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बस इतना आप याद रखिए। संचित में क्या है कि ये जो है टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम उसका उपयोग अभी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम जो है कर भी रहे हैं उपयोग, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पनबिजली परियोजना, यानी जब हम बांध से जो है बिजली बनाते हैं, तो उसका जो है वर्तमान में अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीमित पैमाने पर हो रहा है इस्तेमाल। यानी हो तो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है सतत पोषणीय विकास। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। देखिए, सतत पोषणीय विकास इसका एक और नाम से जाना जाता है। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है विकास की धारणीयता। ये याद रखिएगा। ये हालांकि इसके इस ऐसे विकास की धारणीयता जो है ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ, लिखा इसी आने के ज़्यादा चांसेस है सतत पोषणीय, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। तो देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है कि जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने और भविष्य की ज़रूरतों की अनदेखी ना करते हुए विकास हो, तो उसको क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास उसको कहते हैं। यानी कि ऐसा विकास हो। सतत पोषणीय विकास क्या है कि ऐसा विकास जिसमें कि हम जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, और हम जो है अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है संसाधनों को बचा के रखें, अपनी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करें। उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी सतत पोषणीय विकास में क्या क्या है? पहला तो हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा कि हम उसका जो है उतना ही उपयोग करें कि ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, यानी हम उसको बचा के उपयोग करें। ये है सतत पोषणीय विकास। अब है संसाधनों के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर जो है 1992 में रियो डी जनेरो में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। वे सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा। आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। आपसे पूछेगा कि सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर रियो डी जनेरो में जो है समिट का आयोजन कब हुआ था? आपको याद रखना है 1992 में। आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। दरअसल ये जो मुद्दा है, क्योंकि आज जो हम विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि पर्यावरण को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो पहली बार जो है एक जो है ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर जो है पहली बार ऐसा हुआ था 1992 में कि बहुत सारे जो है लीडर आए थे एक मंच पर, और उन्होंने जो है एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 में था कि हम जो है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और जो है आने वाले भविष्य के लिए भी जो है हम संसाधनों को जो है बचाएंगे। इसी इसी को क्या कहते थे? एजेंडा 21। क्योंकि उसमें जो है, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जनेरो। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरो। वहाँ हुआ था 1992 ईस्वी में। कितने में हुआ था? 1992 ईस्वी में। इसको याद रखना है। इस एजेंडा के मुख्य मुद्दा था सतत पोषणीय विकास। मैंने अभी बताया कि इस एजेंडा का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। इस एजेंडा में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई है, ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके। अब है संसाधन का विकास। संसाधन का विकास क्या है? संसाधनों का विकास क्या है? तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कहा कि मानव अस्तित्व है उसके लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। हम आज जो है बिना संसाधनों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें जो है हमने इतने संसाधन हमारे लिए आज इतनी जरूरी हो गई है कि हम बिना संसाधनों के हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में संसाधन है क्या? जो भी हमारे उपयोग में वो संसाधन ही है। चाहे हम आज की बात करें या फिर हम अपने प्राचीन काल की बात करें, हम आज जो है संसाधनों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं। और प्राचीन काल में क्या था कि हम संसाधनों को इतने अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उपयोग हम तब भी कर रहे थे। अब है कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। पहला, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास,
कुछ व्यक्तियों ने अधिक लालच के कारण जो है संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान पहुंचाया है। दूसरा, समाज के कुछ ही लोग के हाथों में संसाधनों का संचय, यानी संसाधनों का ऐसा भी है हमारे समाज में कि क्या है कि एक संसाधन पर जो है समाज के कुछ ही लोगों का अधिकार होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने मनमाने ढंग से जो है संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसका जो ह्रास करते हैं, जिससे समाज के दो हिस्सों, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधन विहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बढ़ जाना। इससे ये भी होता है कि एक वर्ग जिसके पास संसाधन है वो क्या है, वो एक तरीके से बिल्कुल अमीर है, और दूसरा वर्ग जिसके पास संसाधन नहीं है वो गरीब वर्ग में बैठ गया। जैसे आज अगर देखें, मैं आज की उदाहरण आपको दूं, तो आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की। शहरों में किसकी समस्या है? पानी की। एक तरफ जहाँ अमीर घराने में देखेंगे तो वहाँ पर जो है पानी बर्बाद होता रहता है, दूसरी तरफ अगर देखें गरीब, जहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग इलाकों के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जल जो है बहुत ही जो है कम मात्रा में आता है। जो गरीब लोग होते हैं बहुत ही कम मात्रा में आता है, और उसके लिए बहुत जो है उनको जो है संघर्ष करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरफ जहाँ पानी बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ किसी को मिल नहीं रहा। यही है संसाधनों का जो है कुछ ही लोगों के हाथों में संचय। तीसरा है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा कर दी है। संसाधनों के अधिक उपयोग ने क्या किया है कि वैश्विक पारिस्थितिक संकट को पैदा कर दिया, जैसे भूमंडलीय तापन। संसाधनों के अधिक उपयोग से क्या हुआ? भूमंडलीय तापन बढ़ा। इसमें देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि हम जो है आज संसाधन, यानी एक तरीके से बोले तो हम संसाधन, हमारे लिए पेड़ भी है, हमारे लिए जीवाश्म ईंधन भी है। तो हम पेड़ का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है? ताप बढ़ रहा है। दूसरा, अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला पेट्रोल चलाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण छोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये भी जो है तापमान बढ़ाने में जो है जो है एक कारण है। तो इससे क्या होता है, पहला तो भूमंडलीय तापन बढ़ा है, ओजोन परत अपक्षय, हमारे जो ओजोन का परत है उसका भी क्या हुआ है, अपक्षय हुआ है, अभी यानी वो भी जो है खराब हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण आपको पता ही है। भूमि निम्नीकरण, भू निम्नीकरण देखिए क्या होता है कि भूमि का जो है भूमि का खराब होना ही भू निम्नीकरण है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो है संसाधनों को उपयोग के लिए जगह जगह भूमि को जो है खंद दिया जाता है, यानी भूमि का खनन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण हो गया। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ भूस्खलन हो जाता है, भूमि अपरदन हो जाता है। तो ये सब क्या है, भू निम्नीकरण है। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। ये जो है सुझाव है। संसाधनों का सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। संसाधन नियोजन क्या है कि संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। ऐसे में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज अन्य संसाधनों का अभाव है। झारखंड में खनिज के प्रचुर भंडार है। देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी संसाधन नियोजन एक सेटअप है, एक जो है प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है हम, एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सकें। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण दिया है कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधन बहुत है, लेकिन फिर भी उसका अच्छे तरीके से जो है उपयोग नहीं हो रहा है। वहाँ क्या है, खनिज का अभाव है। जैसे देखिए, हमारा जो है इसमें एक उदाहरण है झारखंड। झारखंड में खनिज के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन वहाँ पेयजल और अन्य सुविधाओं का अभाव है। जहाँ जहाँ एक तरफ वहाँ संसाधन है तो दूसरी तरह की संसाधन वहाँ नहीं है। तो हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है। हम अगर ऐसा सेटअप करें कि एक तरफ से जो है हम वहाँ से संसाधनों को अच्छी तरीके से जो है उसका प्रयोग करें, और दूसरी तरफ वहाँ जो संसाधन नहीं है उसे वो उनको हम मुहैया करवाएं, तो हमारे पास जो है ये एक दिक्कत है। दूसरा है कि मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ अन्य संसाधनों का अभाव है। वहीं देखिए, एक तरफ झारखंड में जो है अन्य संसाधन खूब है लेकिन जल नहीं है, वहीं मेघालय में जल है लेकिन अन्य संसाधन नहीं है। ये समस्या है। अब इसलिए इन क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में होने वाली समस्या को हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही काम कर सकते हैं। भारत में संसाधन नियोजन। भारत में जो है संसाधनों
संसाधन नियोजन कैसा है? तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। संसाधन नियोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। तो ये जो है हम कर चुके हैं संसाधनों को। अब जो है हम करते हैं भू संसाधन। भूमि संसाधन क्या है? तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। क्या है कि भूमि जो है एक सीमित संसाधन है और इसका प्रयोग जो है हमें योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। कहा यह गया है कि भूमि जो है एक सीमित है, हमारे पास जितना क्षेत्रफल है उतना ही रहेगा, वो सीमित है। इसलिए हमें जो है इसका सेटअप अच्छे से करना चाहिए। हम क्या है कि हम जो है ऐसा हम भूमि पर सेटअप करें कि कम भूमि पर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो वही कहा गया है। भारत में भूमि संसाधन, तो लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है। भारत में अगर भूमि का बात करें तो ये आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो भारत में क्या है कि लगभग 43% भू पर जो है मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। जिस पे क्या होता है, कृषि होता है और उद्योग होता है। दूसरा है लगभग 30% भूमि क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है। वहीं लगभग 30% भूमि पर जो है पर्वत है, जो 12 मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करता है। जो कि नदी जो है उसके प्रभाव को सुनिश्चित करता है, पर्यटन के लिए वो सही है और भी जो है पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पारिस्थितिक क्या होता है कि हमारे आसपास जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही है लगभग 27% हिस्सा पठारी है, जो कि खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो है पूरा हो चुका है नोट्स, और इसके बाद जो है हम एमसीक्यू करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक